हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आरवी शर्मा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम डिटर्मिनेशन, एडी एएस सप्लाई कर्व के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। और साथ में इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो हमने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ा था वो हमारा मनी मल्टीप्लायर था। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जो कि बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जो कि 4 मार्क्स में काफी बार पूछा जाता है एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 इनकम डिटर्मिनेशन एंड मनी मल्टीप्लायर। इनकम डिटरमिनेशन में आपका क्या रहता है कि आपका एडी कर्व, जो हमने एग्रीगेट डिमांड पढ़ा, और एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो निकाली जाती है कि वहां से हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है वो कैसे इकोनॉमी में अचीव किया जाता है। ठीक है, उसके दो मेथड्स हैं, एडीएएस कर्व आता है और इन्वेस्टमेंट एंड सप्लाई कर्व आता है। तो आज हम वो दोनों कर्व पढ़ने वाले हैं। एडीएएस कर्व में क्या रहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम लेवल मतलब कहाँ पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव होता है इकोनॉमी। द Keynesian theory states that the equilibrium situation is usually expressed in term of AD, मतलब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के टर्म में दिखाया जाता है। व्हेन एग्रीगेट डिमांड, जो हमारी इकोनॉमी के अंदर डिमांड है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, जब वो इक्वल होती है जो हमारी सप्लाई है, तो वो उसको हम इक्विलिब्रियम मानते हैं। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एडी इज इक्वल टू एएस। ठीक है, हमने लास्ट वीडियोस में देखा है एडी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी प्लस आई, और एएस को क्या बोलते हैं, सी प्लस एस। मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और सप्लाई में कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं एडी प्लस एएस, तो यहाँ पे हम सी प्लस जो एएस है उसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं सी प्लस एस, और जो एडी है सी प्लस आई उसको हम इस तरीके से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा दूसरा मेथड क्या बना, एस प्लस आई, मतलब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो हमारे दो मेथड हो गए। कौन से? इक्विलिब्रियम निकालने के दो मेथड हो गए। कौन कौन सा? एडी और एएस, और दूसरा सेविंग और इन्वेस्टमेंट। तो अब हम आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में इन दोनों को कवर करने वाले हैं। देन वी विल गो फॉर मल्टीप्लाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एडीएएस कर्व से, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच से। केंशियन थ्योरी क्या बोलती है कि एग्रीगेट डिमांड शो करता है सी प्लस आई कर्व, इक्वल टू टोटल आउटपुट क्या होता है हमारा, एग्रीगेट सप्लाई। इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है, जब जहां पे ये दोनों एक दूसरे को मीट करते हैं। ठीक है, एडी में क्या आता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आता है, जो कि हमने अपने पढ़ ही रखा है कि डायरेक्टली जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है वो चेंज होता है डायरेक्टली विद द इनकम। इनकम राइज करती है तो कंजम्पशन राइज करता है, कब? जब इनकम राइज करती है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था कि दो होते हैं, एक ऑटोनोमस होता है और एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ मतलब कंसीडर करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वंस इनकम लेवल, जिसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा एडी कर्व कैसे फिगर आउट होता है, जहां पे सी प्लस आई होता है, जो हमने अभी यहाँ पे भी देखा कि सी प्लस आई हमारा क्या होता है, एडी कर्व होता है। ठीक, और जो हमारा ओवरऑल आउटपुट होता है वो नेशनल इनकम, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। जो 45 डिग्री लाइन बनती है, हमने जो पिछली वीडियो में कवर किया है, 45 डिग्री लाइन बनती है हमारी एएस कर्व, जिसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, वाई। और एएस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, सी और एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, ये इस तरीके से आपको एक टेबल बना के दिखाया गया है कि जब एम्प्लॉयमेंट जो होता है हमारा, या इनकम बोल लो, कंजम्पशन, सेविंग, एम्प्लॉयमेंट इतने लेवल पे हमारा इनकम इतना जनरेट होता है। ठीक है, उसका 10 गुना ले रखा है हमने, 10 टाइम्स। ठीक, जब हमारी इनकम जीरो होती है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो वो 30 लिया या 70, 100, ये हम एक इमेजिनरी एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, तो इनकम जो होती है, कंजम्पशन 30 है, इनकम जीरो है, तो सेविंग कितना हो गया, -30, देन -20, जीरो, यहाँ 150 में से 130 क्या, 20, 30, 40, 50। ठीक है, यहाँ तक सिंपल है। यहाँ पे हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट लेंगे सिर्फ, जो कि हमारा ऊपर से नीचे तक सेम रहेगा, 30। ठीक, अब बात करते हैं एडी और एएस की, जो हमें निकालना है। एडी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ तक सब इमेजिनरी था, सब कुछ हमने अज्यूम ही किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं एडी क्या होगा हमारा, सी प्लस, तो मिटा देते हैं थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगी। एडी क्या होता है हमारा, सी प्लस आई, सी 30, 30, 60, 70, 30, 100, 100, 30, 130, 130। ठीक है, ये हमारा प्लस करके यहाँ पे हमने एडी ले लिया। एएस का क्या फॉर्मूला होता है, सी प्लस एस, तो सी ये रहा, एस ये रहा, इन दोनों को प्लस किया 0, इन दोनों को प्लस किया 50, इन दोनों को प्लस किया 100, तो इस तरीके से हमारा ई आ गया। अब देखो इसके ऊपर वाले, मतलब यहाँ पे कि इतने पोर्शन में क्या है हमारा,
एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, ये ज्यादा है हमेशा, है ना। और नीचे वाले पोर्शन में क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है डिमांड से, तो ये हमारा पॉइंट क्या होगा, जहां पे बराबर होता है, ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है, कब, जब ADAS के बराबर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, टेबल एग्जाम में कम आता है, एग्जाम में मोस्टली आता है आपका ये, फिर भी टेबल एक बार कॉपी में बना लो और याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा नहीं, आप लोग इतना पोर्शन भी याद कर लोगे ना तो बाकी का अपने आप बन जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब यही चीज जो हमने टेबल में बनाई है इसी को हम ग्राफ में शो करेंगे। ग्राफ में कैसे शो करेंगे, जो हमारा एक्स एक्सिस है यहाँ पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेंगे, और वाई एक्सिस में हम लोग क्या लेंगे, एग्रीगेट डिमांड लेंगे, ठीक है। सप्लाई का जैसा हमारा हर बार बनता है एग्रीगेट सप्लाई, 45 डिग्री लाइन हमेशा ऐसी बनेगा, ठीक है। और AD C+I कैसे होगा, यहाँ पे हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होता है कुछ ना कुछ, और हमारा कंजम्पशन होता है, उन दोनों को प्लस करके हमारा क्या बनता है, AD कर्व। AD कर्व में क्या है, जो ये पोर्शन है ऊपर का, यहाँ पे क्या है, हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, जो कि हमने यहाँ टेबल में पढ़ा है ना, इतने पोर्शन में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से। बाकी यहाँ पे क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से, एग्रीगेट सप्लाई ऊपर है, एग्रीगेट डिमांड नीचे है, जो हमने नीचे के दिखे थे, है ना। तो बाकी जहाँ पे ये आपका इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, इसको क्या बोलते हैं हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ADAS अप्रोच में जहाँ पे AD कर्व और AS कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम लेवल। और इस लेवल पे जो हमारी इनकम रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा फुल एम्प्लॉयमेंट होगा। इकोनॉमी अगर ये पॉइंट अचीव करती है तो वहां पे हमारा नेशनल इनकम पे क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट हम अचीव कर पाते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल इनकम और एम्प्लॉयमेंट का भी, ठीक है। अगर कोई भी इकोनॉमी यहाँ पे, मतलब जो इकोनॉमी जिसकी एग्रीगेट डिमांड निकाली जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई निकाला जाएगा, और जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट पे आपका उनका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आ जाता है। ये काम है तो किसका, ADAS अप्रोच का, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया जाता है, देन उसके बाद ये डायग्राम बनाया जाता है, वहां से आपका एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट निकलता है, एग्रीगेट या फुल एम्प्लॉयमेंट निकलता है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर आपको डायग्राम ही आता है, ये टेबल और कम आता है, लेकिन अब बोर्ड है, रिस्क नहीं लेना है तो आपको टेबल भी कवर करके जाना है, ठीक है। आगे आते हैं हम अपना दूसरे टॉपिक के ऊपर, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में क्या होता है कि जहां पे प्लान्ड सेविंग इक्वल होता है किसके, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के, तो वो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है इकोनॉमिक। अब इसको हम ग्राफ, इसमें टेबल में कैसे शो करते हैं, हमारा इनकम आया, कंजम्पशन आया, सेविंग आया, इन्वेस्टमेंट आया। अब देखो यहां से यहां तक आपका क्या हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, -30 +30, तो ये ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है। यहाँ तक क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और सप्लाई का सेविंग कम है। और नीचे में क्या हो रहा है, आपका सेविंग ज्यादा है, 40 है, 50 है, कम है। इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हर जगह 30 है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जो है जहां पे हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम हो रहा है, जहां पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेट बराबर आ रहा है। अब यही चीज अगर हम टेबल पे जाते हैं तो टेबल में क्या होगा, ये हमने जो लास्ट अभी डायग्राम किया ADAS में सेम वैसे बन रहा है। देन नीचे क्या हो रहा है, ये हमने इनकम आउटपुट लिया और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट लिया, ठीक है। ये हमारा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट हुआ और ये हमारा होगा सेविंग, ठीक। यहाँ पे हमें पता है अगर सेविंग 0 के नीचे जा रहा है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया, डिस सेविंग, जहाँ पे हम अगर कंजम्पशन करते हैं तो हमें लोन लेके कंजम्पशन करना है, ठीक है। देन जो ये पॉइंट है ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे भी जहाँ पे इन्वेस्ट, और ये हमेशा तुम आपका ध्यान रखना सेम नीचे इंटरसेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ये वाला डायग्राम बनाया, यहाँ पे लाइन बनाई नीचे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बनाया, और जो पॉइंट आ रहा है यहीं पे ये सप्लाई कर बाद में बनाते ताकि सेम जगह पे इंटरसेक्ट हो, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम ये न्यूमेरिकल लेके एज इट इज बनाओगे तो आपका करेक्ट निकल जाएगा। लेकिन एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता कि आप डाटा को लेके बनाओ, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हो कि पहले ये लाइन बना ली, उसके बाद इंटरसेक्ट करना ताकि नीचे मैच करे, वरना बच्चों का मैच नहीं करता, उसमें बहुत टाइम लगता है कि आप पहले नीचे का डायग्राम बना लोगे, ऊपर का बना लोगे, इंटरसेक्ट करोगे, कभी इधर आएगा कभी इधर आएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में आपका मैच होना चाहिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट पैरेलल नीचे आना चाहिए, ठीक है। और जिस पॉइंट पे पैरेलल नीचे आएगा वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। ये आपका ADAS अप्रोच और यहाँ पे आपका सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टार लगा लो। ये एक्सप्लेन करने को आ जाता है,
अगर एग्जाम में एक्सप्लेन करने को आता है तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सेविंग इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में बताना है, फिर ये बताना है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो आपका इक्विलिब्रियम लेवल होता है, देन डायग्राम बनाना है और डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है 1-2 पैराग्राफ में। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपके फुल मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हाउ कैन वी अचीव इक्विलिब्रियम लेवल। हम इक्विलिब्रियम लेवल कैसे अचीव कर सकते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिक स्टेट दैट द इकोनॉमिक that the equilibrium level of the economy in an economy, equilibrium level of income in an economy is always attained a full employment level. कब होता है इक्विलिब्रियम लेवल? जब आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे आपकी इकोनॉमी स्टैंड कर रही हो। फुल एम्प्लॉयमेंट हियर मींस द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोल रहे हैं? जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की एब्सेंस हो। इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताने क्या होता है। हाउएवर अकॉर्डिंग टू केंशियन थ्योरी द इक्विलिब्रियम लेवल कैन बी अटेन्ड एट 3 लेवल्स। 3 लेवल होते हैं। पहला आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देन आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? सिचुएशन विच ऑल दोज पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क विद एन एग्जिस्टिंग वेज रेट विदाउट द अनड्यू डिफिकल्ट गेट वर्क। फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या है? बेसिकली जहां पे जो लोग विलिंग है, मतलब उनके पास डिग्री है, वो स्किल्ड है उस काम के लिए, एबल्ड है काम करने के लिए और काम करना चाहते हैं। विलिंग है मतलब काम करना चाहते हैं, और एबल है मतलब स्किल्ड है उस काम के लिए, और वो लोग एग्जिस्टिंग वेज रेट जो उनको सैलरी मिल रही है उस पर वो काम इजीली कर पा रहे हैं। अनड्यू डिफिकल्टी, विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी गेट वर्क, इजीली काम मिल जा रहा है, तो वहां पे क्या है? वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब जनरली क्या बोला जाता है? नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, जहां पे आपके इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन आपको नीचे भी मिल ही गया। There is a type of unemployment in which all those people are willing and able to get work and existing wage rate do not get work. मतलब कि कुछ लोग हैं इकोनॉमी में जो काम करने को तैयार है, मतलब विलिंग है और एबल है, उनके पास डिग्री है, क्वालिफाइड हैं, वो स्किल्ड हैं उस काम को करने के लिए, और जो वेज रेट चल रहा है उस पर भी काम करने को तैयार है, लेकिन इकोनॉमी में काम ही नहीं है। जो कि आप देख सकते हो इंडिया के अंदर ये चीज है कि लोगों के पास बीटेक की डिग्री है, मतलब अच्छी खासी डिग्रियां हैं, नॉट ओनली बीटेक और भी डिग्रियां ही हैं, और उसके बाद वो काम करने को भी तैयार हैं। इवन आजकल आप देखोगे जो सीएज हैं, जो क्वालिफाइड सी हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही है। तो इकोनॉमी में क्या आ रहा है? वो मतलब वो विलिंग है काम करने के लिए, काम करना चाहते हैं, एबल है, क्वालिफाइड है, स्किल्ड है उस काम के लिए, वेज रेट पे काम करने को तैयार है, लेकिन काम ही नहीं है इकोनॉमी में। तो वो क्या शो करता है? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, people are unemployed against their wishes under some circumstances, under some compulsions. ठीक, मतलब लोग काम करना चाहते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में कंडीशंस वैसी नहीं है, उनके लिए जॉब ही नहीं है, जॉब अवेलेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट हियर, ये इसको हटा देते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही क्या है यहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट हियर मींस द एब्सेंस ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमी के अंदर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, कि जो भी काम करना चाहता है और वो स्किल्ड है उस काम के लिए, एबल है उस काम के लिए, विलिंग है उस काम के लिए, और उस वेज रेट पे काम करना चाहता है, उसके पास जॉब है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो हमारे लिए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट को हमने ग्राफ के जरिए शो किया है कि हमारा एएस कर्व है और एडी कर्व है, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया। ये हम शुरू से बात कर ही रहे हैं, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, ये रीड कर लेना, समझ आ जाएगा, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं इसमें। बाकी फुल एम्प्लॉयमेंट समझा चुका हूँ अच्छे से। आगे बढ़ते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। अंडर में क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है, जो हमारा एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड कर्व बनता है, वो नीचे बनता है। ये आपका पोटेंशियल बोलते हैं इसको, कि आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल एडी कर्व ये है, लेकिन एक्चुअली में आपका एडी कर्व कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है। उससे क्या हो रहा है? आपका जो एम्प्लॉयमेंट है, जो होना इतना चाहिए इकोनॉमी में लेकिन है इतना, तो क्या हो गया? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जितनी आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए थी उससे कम है, पोटेंशियल से कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक, अगला बढ़ते हैं। अगला है हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू द एग्रीगेट सप्लाई ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जो हमारा ये इक्विलिब्रियम लेवल है उसके बाद ऊपर जा रहा है, एक्चुअल पोटेंशियल जो है हमारा, तो पोटेंशियल से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इक्विलिब्रियम से। तो वहां पे क्या होता है कि
जो हमारा AD1 कर्व है, ये हमारा AD1 कर्व है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज हायर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, देयरफॉर पॉइंट G इंडिकेट द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा जो पॉइंट बन रहा है ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बन रहा है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है ओवर एम्प्लॉयमेंट में, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में। तो आगे बढ़ते, अगला टॉपिक है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। स्टार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ये हमारा, 4 मार्क्स का रिपीटेडली एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अच्छे समझ लेना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मतलब जैसे हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या था कि बैंक में पैसा इंड्यूस हुआ, इंड्यूस मतलब उसमें ऐड ऑन किया गया, तो उस पैसे से बैंक कितने पैसे बना सकता है, जनरेट कर सकता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो आप उसका कितना गुना कर सकते हो। अब वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है कंजम्पशन के ऊपर, ठीक है। द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन बाय द मेड बाय द जेएम केन्स। तो केन्स ने क्या किया था, felt that the initial rise in investment multiplies overall the income by a large factor। जो इनिशियल राइज होता है इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी के अंदर, उससे क्या होता है आपकी ओवरऑल इनकम जो मल्टीप्लाई होती जाती है। अब वो कैसे होती है, द रिलेशनशिप बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियल आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट के अंदर, द सब्सिक्वेंट राइज इन टोटल रेवेन्यू इज एक्सप्रेस्ड बाय द मल्टीप्लायर। तो कैसे पता लगता है, मल्टीप्लायर के जरिए पता लगता है। अब मल्टीप्लायर क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मल्टीप्लायर एक्सप्लेन हाउ मेनी टाइम्स एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज एन इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मल्टीप्लायर क्या दिखाता है हमें कि एक इन्वेस्टमेंट करने से आपका इकोनॉमी के अंदर कितना नेशनल इनकम में इंपैक्ट है, ठीक है। इसका फॉर्मूला दिया हुआ मल्टीप्लायर का यहाँ पे कि मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन द नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे ये दिया हुआ है चेंज इन रियल जीडीपी अपॉन में चेंज इन इंजेक्शन, मतलब डेल्टा आई कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट डाला, और डेल्टा वाई कि चेंज आपका जीडीपी में कितना चेंज हुआ। इसके दो फॉर्मूले हैं मल्टीप्लायर के, 1/1 - MPC और 1/MPS। वो तो एक ही बात हो गया, MPS इज इक्वल टू 1/MPC, तो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, एक ही बात है, ठीक है। ये फॉर्मूला सेम दिया हुआ है। तो दो फॉर्मूले हो गए मल्टीप्लायर के, कौन सा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, और दूसरा 1/MPS या 1 - MPC, ठीक है। ये भी यूज करेंगे हम लोग डायग्राम में आगे। ये एक एग्जांपल दिया है मैंने वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। फर्स्ट राउंड में हमने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इंड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर, तो हमारा MPC हमने जो है यहाँ पे 0.80 लिया है कि लोग कंज्यूम 80% कंज्यूम करेंगे, 20% सेव कर लेंगे, ठीक है। तो 80% कंज्यूम किया तो 200 का 80% कितना हो गया, 160। अब 160 वापस से मार्केट में आ जाएगा, इकोनॉमी के अंदर इंड्यूस हो जाएगा, तो वो दोबारा थर्ड राउंड के लिए जाएगा। अब उसमें से 80% कितना हो गया, 128। तो 160 में से 128 दोबारा से इकोनॉमी में जाएगा, फिर वो दोबारा इन्वेस्ट होगा, तो उसका 102 ऐसे करते करते चलता रहेगा। और अब मुद्दे की बात, वो कितना चलेगा। जैसे हमने मनी मल्टीप्लायर में निकाला था कि लास्ट यूनिट द प्रोसेस कंटिन्यूज, कब तक कंटिन्यू होगा ये, जैसे हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 - MPC, है ना। तो ये कितना है हमारा 0.8 है, 1/1 - 0.8, तो हमारा मल्टीप्लायर कितना हो गया, 1/0.2। तो 0.2 कितना होगा, पॉइंट हटेगा ऊपर, 10 आ जाएगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 टाइम होगा। तो 200 का 5 टाइम हो जाएगा कितना, 1000 करोड़। 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, अब 5 गुना हो जाएगा। 5 गुना कैसे निकाला आपको, आई होप समझ आ गया होगा, जो फॉर्मूले लिए हैं दो, इनसे निकाला है, ठीक है। 1 - MPC, MPC हमारा 0.8 था, 0.8 लिया तो 1 - 0.8 तो 0.2 हो गया, पॉइंट हटा ऊपर 10, 2 से 10 कटेगा तो 5, तो 5 गुना हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करेंगे। एक और आपको चार्ट बना के थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ। जैसे हमने मनी मल्टीप्लायर किया था, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना है, 200 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा चेंज इन इनकम कितना हो, 200 करोड़ का हुआ। MPC हमने कितना लिया था, 0.8 लिया था, तो हम 160 करोड़ जो है वो हमारा कंज्यूम हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, और 20 जो हमारा 80% कंज्यूम हो जाएगा, 20% सेव हो जाएगा। तो 200 का 80% 160 और 20% 40। सेम, फिर जो कंज्यूम हुआ वो आगे जाके किसी की इनकम बनेगा, फिर दोबारा से रिपीट करेंगे, 80% हम दोबारा कंज्यूमर की इकोनॉमी और 20% सेव हो जाएगा, फिर देन ये किसी और के लिए इनकम हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा, मल्टीप्लायर 1/1 MPC 0.8 है, माइनस करेंगे, ये हमने लिया 0.8 लिया यहाँ पे MPC, ठीक है। तो 1 अपॉन में वही हो जाएगा 0.2,
कट के ऊपर 10 आएगा, वापस से कट के 5 हो जाएगा। तो 200 का कितना हो जाएगा 1000, 160 का कितना हो जाएगा 800 और 200 का कितना हो जाएगा, सॉरी 40 का कितना हो जाएगा 200। ठीक है, ये सब चीजें आपको एग्जाम में काम आएंगे न्यूमेरिकल्स। इसको चार्ट को आप अच्छे से याद कर लेना, मैं तो बोलूंगा लिख के रख लेना, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको वहां पे ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ये वैल्यूज याद करके जाना। ठीक है, ये मनी मल्टीप्लायर को इन्होंने चार्ट के जरिए बताया हुआ है कि जिस तरीके से, सॉरी इन्वेस्टर मल्टीप्लायर को, मनी मल्टीप्लायर नहीं है, ये हमारा एएस कर्व है और ये एडी कर्व जा रहा है हमारा सी प्लस आई, देन सी प्लस आई प्लस इंड्यूस, मतलब जो हमने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो कर्व हमारा थोड़ा ऊपर बन जाएगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट करने से इनकम पे जितना फर्क आएगा, ये वो हमें डायग्राम शो कर कि हमने डेल्टा आई, ये हमने इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा इंड्यूस किया इकोनॉमी के अंदर, इंट्रोड्यूस किया, जिससे हमारी ये इनकम बढ़ गई। ये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से ये हमारी इनकम बढ़ गई। पहले वाई इनकम आ रही थी, वाई वन आ गई। ठीक है, डायग्राम बहुत कम आता है लेकिन सिलेबस में है तो मैंने समझा दिया आपको, लेकिन ये चार्ट स्टार लगा लो, 4 नंबर का एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में एमसीक्यूज आए हुए हैं कि सपोज ये एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि सी हमारा कंजम्पशन 100 प्लस इतना है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इतना है, वैल्यू मल्टीप्लायर निकालना है। सब कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/1 माइनस एमपीसी, और हमारा एमपीसी क्या होता है 0.75, है ना। सी प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इंटू वाई, यही फॉर्मूला होता है। तो हमने एमपीसी उठा लिया यहाँ से, बस यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 0.75, तो के हो जाएगा हमारा 1/0.25, 1 में से 0.5 जाएगा तो ये कट के ऊपर 100 आ जाएगा, और 25 से 100 जाएगा तो 4 आंसर आ जाएगा। इजी है। वर्बली भी हो जाता कि 0.25 है तो ये कट के 75 है, कट के 25 हो जाएगा, 25 के ऊपर 100 जाएगा तो 4 हो जाएगा। वर्बली हो जाता, बस आपको समझाना था इसलिए मैंने लिख के कराया। ठीक, अगला है कि इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर जितनी भी एडिशनल इनकम है सारी कंज्यूम हो जाती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। अब देखो ये हमारा एग्जांपल हमने क्या लिया था, यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। तो जो हमारा डेल्टा आई है, मान लो ये 100 करोड़ है और डेल्टा वाई भी 100 हो गया, तो आंसर क्या आएगा 1। अगर हमारा डेल्टा वाई डेल्टा आई सेम है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इजी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको इन सबको करने के लिए। ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन दिया था इन्होंने कि जो शेडेड एरिया है आपका, ये ई एफ जी, ये आपको क्या शो कर रहा है, कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, नहीं, कंजम्पशन यहाँ पे ज्यादा है इनकम से, तो ये गलत हो गया। दूसरा सेविंग 0 है, हाँ ई पॉइंट पे सेविंग 0 है हमारा। तीसरा इनकम ज्यादा है कंजम्पशन, जी बिल्कुल यहाँ पे इनकम ज्यादा है कंजम्पशन, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा सेविंग 0 से ज्यादा लेस है, नहीं सेविंग 0 से ज्यादा है, यहाँ पे सेविंग डिस सेविंग यहाँ पे है, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो कौन सा ठीक है, दूसरा और तीसरा ठीक है। ठीक है, इजी थे क्वेश्चंस। आई होप आपको टॉपिक समझ आया होगा और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और फिर भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना ताकि उनके लिए भी वीडियो हेल्पफुल रह पाए। और दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।